नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 129% हुआ कामकाज, राज्यसभा में 99% से ज्यादा कामकाज। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अहम कदम। तीसरी स्वदेशीकरण सूची में जटिल उपकरणों समेत 100 से अधिक साजो सामान शामिल। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर राजनाथ सिंह का जोर। 11 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में होगी चौथी भारत अमेरिका मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर होगा जोर। भारत ने ऋण सुविधा के तहत श्रीलंका को भेजा पेट्रोल और डीजल। 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मीट्रिक टन डीजल पहुंचा कोलंबो। अमेरिका ने श्रीलंका यात्रा को लेकर अपने नागरिकों को किया आगाह। रूस ने 10 निकासी मार्गों के लिए जताई सहमति। नाटो का सदस्य देशों से यूक्रेन को और हथियार देने का आह्वान। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर करने की मांग वाले प्रस्ताव पर मतदान। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नीदरलैंड्स की संसद का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ बैठक भी की। बैठक में संसद के ऊपरी सदन सीनेट और निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के कई सदस्य, सीनेट के अध्यक्ष जॉन एंथनी ब्रुजिन्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष वेरा बर्ग कैंप में शामिल हुई। संसद के बजट सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव और दूसरे नेताओं से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस मौके पर मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लाल किले में योग उत्सव समारोह में शामिल हुए। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आयुष मंत्रालय की ओर से आयोजित स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में ओम बिरला ने कहा कि योग हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। इस योगाभ्यास को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश के सभी विधानमंडलों की कार्यवाही एक मंच पर लाने की कवायद के तहत एक राष्ट्र विधायी निकायों का एक प्लेटफॉर्म वर्ष 2023 से शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा डाटा के आधार पर सभी को हर विधानमंडल की कार्यवाही की जानकारी एक जगह मिलेगी और इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए निचले स्तर पर अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए विभिन्न एजेंसियों का क्षमता निर्माण और आपसी तालमेल समय की मांग है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आपदा से निपटने के लिए क्षमता निर्माण 2022 पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपदा से संबंधित अभियानों को केवल प्रौद्योगिकी और संसाधनों की मदद से पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए पेशेवर क्षमता निर्माण की जरूरत है। पहले से तैनाती का जो सिद्धांत है उसको राज्यों ने जमीन पर उतारने के लिए काम किया है और एनडीआरएफ की 12 बटालियन हमेशा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एसडीआरएफ के साथ खड़ी रहती है। इसको और नीचे ले जाने के लिए आपदा मित्र स्कीम को 350 जिलों में हमने लागू करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सिडनी में बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कारोबार $100 अरब तक पहुंच गया है और अब दोनों देश विज्ञान और तकनीक अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में साथ आने को तैयार हैं। देश के सभी आयुर्विज्ञान संस्थानों में चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2022 की नीट परीक्षा 17 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने वेबसाइट neet.nta.nic.in पर नीट 2022 का पंजीकरण शुरू कर दिया है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। सरकार ने स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के जरिए वाहनों का फिटनेस परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। इसे चरणबद्ध तरीके से अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा।
भारत ने श्रीलंका को ऋण व्यवस्था के तहत ईंधन की आपूर्ति की है। 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मीट्रिक टन डीजल कल शाम श्रीलंका पहुंचा। भारत की ओर से श्रीलंका को ये मदद $50 करोड़ के तेल ऋण सहायता के तहत प्रदान की जा रही है। श्रीलंका इस समय भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वहीं अमेरिका ने अशांति के बीच इस द्वीपीय देश की यात्रा को लेकर अपने नागरिकों को आगाह किया है। और अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र के लिए लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इस सत्र में 27 बैठकें हुई और सदन की कार्य उत्पादकता 129% रही। कार्यवाही स्थगित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने सदन के कामकाज का ब्यौरा सदन में पेश किया। सत्र के दौरान सदन की बैठकें लगभग 177 घंटे 50 मिनट तक चली। इस दौरान 182 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। बजट सत्र के लिए लोकसभा की कार्यवाही 31 जनवरी को शुरू हुई, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को केंद्रीय कक्ष में संबोधित किया। 2, 3, 4 और 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और 7 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। इस पर 15 घंटे 13 मिनट चर्चा हुई। ये सत्र 31 जनवरी 2022 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें हुई, जो लगभग 170 घंटे 50 मिनट तक चली। 8वें सत्र में सभा की कुल कार्य उत्पादकता 129%, 129% रही। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस पर 7, 8, 9 और 10 फरवरी को चर्चा हुई। निचले सदन ने बजट पर 15 घंटे 35 मिनट तक चर्चा की। इसके अलावा सदन में रेल मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया। 24 मार्च को शेष मंत्रालयों की अन्य सभी अनुदान की मांगों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखा गया और सभी को एक साथ पारित किया गया। सत्र के दौरान 12 विधेयक पुनः स्थापित किए गए और 13 विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 486 लोकहित के विषय सदन के समक्ष पेश किए। सत्र के दौरान विभिन्न सदस्य संसदीय समितियों ने कुल 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र के दौरान नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन, देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और यूक्रेन में स्थिति पर चर्चा हुई। इन विषयों में 2 विषयों पर चर्चा संपन्न हुई, जबकि भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता विषय पर चर्चा पूरी नहीं हुई। पर चर्चा से बचने के विपक्ष के आरोप को खारिज किया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दी थी। ऐसे में विपक्ष का यह आरोप उचित नहीं है कि सरकार ने चर्चा से इनकार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने दोनों सदनों को निर्धारित समय से पहले 7 अप्रैल अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था। इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुई। संसद की बैठक को निर्धारित समय से पहले स्थगित करा दिया गया। हालांकि आपने एजेंडा दिया था कि शुक्रवार तक चलाएंगे, हम तो तैयार थे, लेकिन उन्होंने आज ही सुबह वो 11 बजे, 11:15 बजे बंद कर दिया कि सरकार को जो गरीबों की समस्या है, किसानों की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट युवकों की समस्या है, इसको सुलझाना नहीं चाहते। कि हमने अप्रोप्रिएशन बिल में 8 घंटा अलो किया था, फाइनेंस बिल में सेपरेटली डिस्कशन हुआ था, यूक्रेन में डिस्कशन हुआ था, और इसमें वही विषय बोला है जी, जो प्राइस राइज वगैरह जो बोलते हैं इन्फ्लेशन, वही विषय बोला है। उन्होंने बोला नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, और फ्राइडे तो ऐसे भी प्राइवेट मेंबर बिल है, बंद कर दो। दैट वाज देयर रिक्वेस्ट। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आज दिल्ली में तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की। सूची में जटिल उपकरणों और प्रणालियों समेत
100 से अधिक साजो सामान शामिल हैं, जिन्हें अगले 5 वर्षों में विकसित और अनुबंध पर तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि तीसरी सूची का जारी होना रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि पहली और दूसरी स्वदेशीकरण सूचियों के आधार पर अब तक करीब 54,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है और इसके अगले 5 से 7 सालों में 4,50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। तीसरी सूची में सेंसर, हथियार, गोला बारूद, रॉकेट, नौसेना के लिए हेलीकॉप्टर, गश्ती जहाज, पोत रोधी मिसाइल और विकिरण रोधी मिसाइल जैसे रक्षा उपकरण शामिल किए गए हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना यह हमारे 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और इस लिस्ट के जारी होने से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ इंडिजिनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। आंध्र प्रदेश में मंत्रिमंडल का जल्द ही पुनर्गठन किया जाएगा। प्रदेश के सभी 24 मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। नई मंत्रिपरिषद में नए पुराने सभी 26 जिलों से किसी न किसी को मंत्री बनाया जाएगा। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जमीन का हस्तांतरण हुआ। एयरपोर्ट की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लीज पर दी गई है। एयरपोर्ट के लिए 317.855 एकड़ भूमि खरीदी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष तक प्रदेश सरकार देश को 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देने की स्थिति में होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में सरकारी सब हॉस्पिटल को डीएलएफ फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे चिकित्सा उपकरणों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आधुनिक सीटी स्कैन मशीन, आर्म मशीन, इमरजेंसी वेंटिलेटर का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज झिंझरी में प्रदेश के सबसे ऊंचे रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। ओवरब्रिज 85 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बना है। साथ ही उन्होंने स्मृति अस्पताल के लिए भूमि पूजन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के निकोल इलाके से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली 25 अप्रैल को सूरत में समाप्त होगी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। बाइक रैली पूरे गुजरात की 80 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज सीबीआई की जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या की जांच सीबीआई को देने संबंधी मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सीबीआई ने 4 लोगों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए बढ़त बनाए हुए है। 24 सीटों के लिए जारी मतगणना में एनडीए 13 सीट जीत चुकी है। वहीं आरजेडी के 5, कांग्रेस 1 और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। उत्तराखंड के चमोली में 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने हैं। इससे पहले आज उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने वहां जाकर तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीएसएफ ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक विशेष तलाश अभियान के दौरान हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। सूचनाएं मिलने के बाद सुरक्षा बल अत्यधिक सतर्कता बरत रही है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी 3 स्तरीय बाड़बंदी के समीप के इलाके में नियमित तौर पर गश्त कर रही है। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रवने बंद होने की वजह से उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां भारतीय वायुसेना की तरफ से रनवे की मरम्मत का काम कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पुंछ और राजौरी जिले की कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड को फिर से खोल दिया गया है। पिछले कई दिनों से यहां बर्फ हटाने का काम चल रहा था। जम्मू कश्मीर के सनासर ट्यूलिप गार्डन में पर्यटकों की आवाजाही जारी है। यहां करीब 30,000 ट्यूलिप पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं।
इस साल यहां लाल, सफेद, पीले और गुलाबी रंग के 30,000 ट्यूलिप लगाए गए हैं। और अब रुक करते हैं कुछ और अन्य अहम खबरों का। भारत अमेरिका के बीच विदेश और रक्षा मंत्री स्तर की 2+2 वार्ता 11 अप्रैल को वाशिंगटन में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री चौथी भारत अमेरिका मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री अपने अमेरिकी समकक्ष सचिव एंटनी ब्लिंकेन से भी अलग से मुलाकात करेंगे। भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए विदेश मंत्री का अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलने का कार्यक्रम है। At the 4th India-US 2+2 ministerial dialogue, which will take place on 11th of April in Washington, D.C. The US delegation led by Secretary of State Anthony Blinken and Secretary of Defense Lloyd Austin. The dialogue would enable both sides to undertake a comprehensive review of cross-cutting issues in the India-US bilateral agenda related to foreign policy, defense and security. यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि रूसी सेना उनके देश के 3 पूर्वी क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षित तौर पर निकासी के लिए 10 मानवीय गलियारों पर सहमत हुई है। दोनेत्स्क, लुशांक और ज़ोपोरझिया क्षेत्रों से नागरिकों को निकालकर अन्य शहरों में ले जाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मरियोपोल और एनेर होदार से जपोरिझिया कार के जरिए तथा बंदिस्क, तोकमाक और मेतितोपोल से कार एवं बसों के जरिए यात्रा करना संभव होगा। आने वाले दिनों और हफ्तों में यूक्रेन के औद्योगिक पूर्वी क्षेत्र पर कब्जे के लिए रूस के अपने सैन्य हमले तेज करने की उम्मीद है। ऐसे में कीव ने इसे रोकने के लिए नाटो से और हथियार मुहैया करने की अपील की है। मारियोपोल के मेयर ने कहा है कि बंदरगाह शहर में अब तक 5,000 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है। शहर रूसी सैनिकों के कब्जे में है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन अपनी राजधानी कीव के आसपास के कस्बों में नागरिकों की बर्बर हत्या के सबूत एकत्रित कर रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि रूसी सैनिकों के यूक्रेन के कुछ इलाकों से हटने से पहले वहां नागरिकों की कथित तौर पर अंधाधुंध हत्या की गई थी। इस बीच अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने युद्ध अपराधों को लेकर रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देश को संबोधित करते हुए आगाह किया कि रूसी सेना पूर्व में नए हमले की तैयारी के लिए अपनी सेना का पुनर्गठन कर रही है, क्योंकि क्रेमलिन ने कहा है कि उसका लक्ष्य यूक्रेन के रूसी भाषा औद्योगिक गढ़ डोनबास को मुक्त कराना है। यूक्रेन ने अधिकारियों ने डोनबास में रहने वाले लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने आसन्न रूसी आक्रमण से पहले समय रहते वहां से निकल जाएं। वहीं नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने संगठन के सदस्य देशों से यूक्रेन के लिए अधिक हथियार उपलब्ध कराने का आह्वान किया है। स्टेलनबर्ग ने बताया कि नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को कई तरह के हथियार और अन्य आवश्यक आपूर्ति कर रहे हैं और ये 30 सहयोगी और अधिक मदद कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मदद एक संगठन के तौर पर नाटो नहीं कर रहा है। स्टोल्टेनबर्ग ने जोर देकर कहा कि नाटो के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उसे रूस के साथ व्यापक युद्ध में नहीं घसीटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाटो युद्ध में सेना नहीं भेज रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 25वां तिब्बती शौटान महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव को तिब्बती ओपेरा या बुद्ध प्रदर्शनी महोत्सव भी कहा जाता है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस महोत्सव की झलकियों के साथ। नमस्कार। Oh!